आप सब लोगों को हेलो। अब हम लोग 32 का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, 32 का। ठीक है, पहले आंसर्स थोड़ा सा मैच कर लीजिए। वीडियो को पॉज करना है, कर लें, देख लें, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए एक वो दिया हुआ है, बिफोर प्रेजेंटिंग अ पेपर इट इज एडविजिबल टू चूज अ सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। पहले एक सब्जेक्ट चुनो। अब ये अब जरा देखना, नेक्स्ट और देन लगा हुआ है, तो तुम्हारा ये सीक्वेंस तो बता रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है व्हाइल रीडिंग यू शुड मेक नोट्स, रीडिंग करने के समय में। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस में पहले आप कौन सा सेंटेंस रखोगे, जरा सोचना। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि नेक्स्ट बोल रहा है रीड अप अबाउट इट, पहले उसके बारे में पढ़ो बिफोर यू राइट, एंड उसके बाद लिख रहा है कि व्हाइल रीडिंग, और पढ़ने के समय, तो तुम्हारा क्यू और एस तो एक ही प्रोसेस की बात कर रहा है ना। पहले जब पढ़ रहे हो पहले पढ़ो उसके बारे में, और पढ़ने के समय में नोट्स बनाओ। ठीक है, तो क्यू और एस अगर एक साथ आएगा तो सिवाय आपके यहां के कहीं नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं और मैं एडवाइस करता हूं कि जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट बनाओ तो ये ऐसा नहीं है कि चारों सीक्वेंस बैठ जाएगा तब हम ऑप्शन देखेंगे। जब उसने ऑप्शन दे दिया है, मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन के थ्रू आप जाते हो, वही काम यहां भी करो। दो ऑप्शन को बैठाओ एंड कोशिश करो क्वेश्चन का आंसर निकालने का। वॉइस एक्टिव पैसिव में हु गिव यू द आइसक्रीम, बाय हुम तो लगेगा ही, और वर यू होगा। हेनरी कॉमन एरर, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड। अभी देखो, एक चीज का ध्यान रखना, ये रूल से भरे हुए क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशन में। आपके WH कभी भी आए सेंटेंस में, ये सारा प्रॉब्लम WH का है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ अगर लगा हुआ है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ये परसेप्शन रॉन्ग है। आपका WH लगा हुआ सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस के अंत में जाकर देखो कि ये लगा हुआ है या फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर अंतिम में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, और अंत में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। सो डिसीजन इंटरोगेटिव का WH से नहीं होता, सेंटेंस में लगे हुए पंक्चुएशन मार्क से होता है। अब मैं सेंटेंस के अगर अंत में देखूं तो यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये लगा हुआ है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले आप रखेंगे, और अगर WH लगे हुए सेंटेंस में भी अगर अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखना है। बस ये सिंपल सा रूल, इसको बहुत ज्यादा एनालाइज अभी मत कीजिए, क्योंकि इंटरोगेटिव में दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट में भी कंपाउंड इंटरोगेटिव होता है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव में भी कंपाउंड इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, ये सब चीजें आइडिया होंगी तो, फिलहाल अभी उतने डिटेल में नहीं जाना है, बस इस थ्योरी को याद रखो और यहां पे हेड को शी के बाद डालना होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। मॉर्बिड का मतलब होता है एकदम रोग की तरह, रोग है वो, डिजायर तक नहीं सीमित है, वो डिजीज बन चुका है, और उसको हम लोग क्लेप्टोमानिया बोलते हैं। बाकी और कोई वर्ड नहीं होता, और कोई वर्ड होता तो उसका मीनिंग में बताता।
क्लेप्टोमैनिया या क्लेफ्टोमैनिया या कुछ नहीं होता है। सिंपली क्लेप्टोमैनिया चोरी करने की बहुत ज्यादा तीव्र प्रवृत्ति कहीं भी। क्वेंट का स्पेलिंग पूछ रहा है। क्वेंट का मतलब होता है बिजार, ऑकवर्ड, दैट इज अजीबोगरीब, बेढंगा, एकदम लीक से अलग हटके, एकदम अजीबोगरीब टाइप का। सो क्वेंट का स्पेलिंग QUAINT। नेक्स्ट, अब आप आइए, इसमें एक आध क्वेश्चन नॉर्मल था, बाकी सब। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया, ये बहुत आसान है। दैट ओरिजिनेटेड, डेवलप नहीं, भाषा का उद्गम होता है, ठीक है। दैट डेवलप्ड इन, दैट ओरिजिनेटेड, ये इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री, इन द कंट्री ही होगा ना, इंडिया की बात करें तो ही लगेगा, इन द कंट्री इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। अब आपसे पुराना, सॉरी, आपसे एक प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि कौन सा एमोंग मोस्ट, वो लिस्ट में आता है उन देशों के जहां पे सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, और वो तो विथ ही होगा ना, अ कंट्री विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, और तो कोई जाएगा नहीं, चुनना तो है नहीं, यहां चुनना होता तो अमंग द कंट्रीज होता। अल्बिट, ध्यान देना इस वर्ड को, इसका मतलब ऑल्दो होता है, जो कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ता है। ऑल्दो वो थोड़ा फॉर्मल है, रिटन के पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, बहुत ज्यादा है, लेकिन यद्यपि ये उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होता। इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। व्याप्त है, प्रचलित है, प्रचलित का मीनिंग आएगा, और आप देखो तो प्रिवेलेंट, दैट इज प्रचलित, प्रिवेल कर रहा है, प्रिवेलेंट, प्रिवेलिंग, प्रचलन में है। इंग्लिश इज मोर प्रचलित, प्रिवेलेंट देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। इट हैज मैनेज्ड टू, इंग्लिश हैज मैनेज्ड टू डैश द इंटायर वर्ल्ड, पूरे इंटायर वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये छाया हुआ है। अब आप देखो तो जरा, परवेड, परवेड का मतलब भी होता है छाया हुआ, क्योंकि और सब वर्ड, परसुएट किसी को राजी करने की कोशिश करना, आक्रमण करना, सैचुरेट मतलब वो तो लिक्विड आदि के लिए इस्तेमाल करता ना, कि अब कोई बढ़ने का स्कोप नहीं है तो सैचुरेट। परवेड का मतलब व्याप्त है, चारों तरफ व्याप्त होना, और प्रिवेलेंट वर्तमान होना। सो इसमें क्वेश्चन नंबर, अंतिम के दो क्वेश्चन में अच्छा सा ऑप्शन दिया हुआ था, आपने कैसे बनाया है। एक्सटेंड, अब एक्सटेंड का ऑपोजिट मीनिंग शॉर्टन। एक और सिनोनिम एंटोनिम में अभी इधर में थोड़ा सा हो जा रहा है, मैं उसको ध्यान रखूंगा कि अगली बार से ना हो। आपका ये वर्ड भी यहां चलेगा। एक्सटेंड का मतलब लेसन नहीं होता है, लेसन मतलब होता है मात्रा को कम करना, एक्सटेंड का मतलब मात्रा बढ़ाना नहीं होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक मीनिंग सिकुड़ना होता है। एक्सटेंड मतलब तो उसका विस्तार बढ़ गया, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। सो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 11 में 3 C और D दोनों जाएगा। अगेन आई टेक केयर, क्वेश्चन नंबर 11 में C और D दोनों जाएगा। C भी सही है और D भी सही है। वैसे भाई एसएससी भी कभी कभी गलती करती है ना अपने आंसर्स में, मान लीजिए। चलिए, थैंक यू। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कभी मैं अगर आप लोगों को अभी बोला जाए, अगर आपने इसका टेक्निकल स्टडी नहीं किया है तो आपको ऑन या एट अच्छा लगेगा, जबकि आंसर है 2।
ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ये एड्रेस के पहले लगने वाला प्रीपोजिशन है, और अगर राइट और सेंड हो तो एड्रेस के पहले टू लगता है। अगर राइट या सेंड हो तो एड्रेस के पहले लगना है, और फाइंड आदि वर्ड दिया हुआ है तो एड्रेस के पहले ऑन लगता है। द पुलिस डिड नॉट फाइंड द कल्प्रिट ऑन द एड्रेस। एड्रेस वो उस जो पता उसका मिला था उस पते पर वो नहीं मिला उसको, पुलिस को। और प्लीज सेंड द लेटर टू माई एड्रेस, नॉट एट माई एड्रेस या ऑन माई एड्रेस। आप जरा ध्यान देना कि बचपन से आप जिसको लेटर भेजते हो, यहां पे जो पता होता है उसके ऊपर में टू लगाते हो, तो बचपन से तो प्रीपोजिशन यूज कर ही रहे हो ना। सोचो जरा, बचपन से ये प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो, इसीलिए कोई लॉजिक नहीं है भाई। आप जानते थे, ध्यान नहीं रहा होगा मे भी। अगर आप पहले से ध्यान रहा होगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेस्ट ऑन द लॉरल्स, इसका मतलब होता है हमने जितनी उपलब्धि कमा ली, नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, उससे संतुष्ट होकर फर्दर कोई प्रयास करना बंद कर देना। मैंने कुछ कमाया, ज्ञान मैंने देखा है स्टूडेंट्स में, अगर किसी को थोड़ा बहुत आ जाता है ना तो अभी वो उसका प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। द क्वेश्चन इज कि रेस्ट ऑन द लॉरल का मतलब, और वही कंप्लेसेंट का मतलब होता है यहां पे जो आंसर दिया हुआ। कंप्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हो गए कि जितना हमने कर लिया है वो बहुत है, दैट इज सेल्फ सेटिस्फाइड। सो रेस्ट ऑन द लॉरल्स, अपनी उपलब्धि से संतुष्ट होकर कोई प्रयास नहीं करना, और टू बी कंप्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया हूं मैं, नॉट नीडेड एनी फर्दर एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी आप ध्यान दो, फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। आप इस वर्ड पे जरा ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करो। मीन्स को, मीन्स मैं इसी वर्ड में अभी बिना एस हटाए मैं बोल रहा हूं। ये मीन जिसका मतलब होता है अर्थ होना, उसका V5 भी है, इट मीन्स दिस। और मीन्स एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है साधन। मीन्स जस्टिफाइज द एंड्स, और ये अपने नाउन के तौर पे ये प्लूरल नहीं है एस लगा हुआ, ये सिंगुलर है। आप उसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सिंगुलर में भी है, प्लूरल में भी है। ये इसका मीन्सेज नहीं होता है, ये मीन्स सिंगुलर में भी मीन्स होता है और प्लूरल में भी मीन्स ही होता है। अब आप ध्यान देना कि एक फ्रेज होता है मीन्स एंड एंड। एंड का मतलब यहां समाप्ति नहीं, लक्ष्य है। लक्ष्य, एंड का दो मीनिंग होता है, एक होता है समाप्ति और एक होता है लक्ष्य, टारगेट, गोल। ठीक है। अब जरा अगर इस क्वेश्चन को देखो तो मनी मात्र एक साधन है, क्योंकि लक्ष्य के पहले एन लगा है तो यहां भी ए ही लगेगा। अब मीन्स अगर यहां द लगा होता तो हम यहां पे द लगाते हैं। मीन्स एंड एंड दोनों लक्ष्य, साधन और लक्ष्य। मनी मात्र एक साधन है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर यहां पे सी होगा। इसको ध्यान रखिएगा, मीन्स को। डिड यू सी, आस्क्ड मी, आई हैड सीन हो जाएगा, आई हैड सीन दोनों जगह है। यहां पे अभी यहां क्वेश्चन आ गया लास्ट नाइट और द अर्लियर नाइट, और लास्ट नाइट अगर दिया हुआ है और उसको चेंज करके रखा हुआ है तो प्रीवियस नाइट, अर्लियर नाइट, कुछ भी आप कर लो, इसीलिए आंसर में
सी जाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्यूमेन। अब एक्यूमेन का आपसे पूछ रहा है मतलब, और एक्यूमेन मतलब होता है किसी चीज को देखने का गुण। मतलब दैट बॉय हैज एक्यूमेन इन मैथ्स, मतलब उसका, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना वो होता है डीप इंसाइट, डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको ये चारों वर्ड दिया हुआ है, चारों का अब अगर एक्यूमेन निकालोगे ना तो सिनोनिम में चला जाएगा ये चारों। लेकिन अगर ये चारों हो तो एक्यूमेन एक सिंपल इंटेलिजेंस या विजडम, विजडम तो नहीं इस्तेमाल होता है। एक्यूमेन का मतलब किसी चीज में, पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा, बहुत इनडेप्थ गुण जो होता है, और उसी कारण से आपका आंसर इनसाइड जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। आपका क्वेश्चन वेग का ऑपोजिट पूछ रहा है, और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, दैट इज ऑब्स्क्यूर। ये उसका सिनोनिम है। हमें एंटोनिम लेना है तो डेफिनेट का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा ना, और तो कोई वर्ड है ही नहीं। सो ये तुम्हारा एंटोनिम हो गया। अच्छा, कभी कभार मैं, अभी आप लोगों का कमेंट कभी कभी मिलता है कि गलती से कभी मैंने ये नहीं देखा, तो अगर, या फिर मैंने ऐसे बनाया तो मैं सिनोनिम एंटोनिम दोनों को हैंडल कर रहा हूं। सो उसको आप भी मैनेज कर लो। और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से गलतियां नहीं होती हैं। अभी बोर्ड के किनारे में बैठ के उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अगर कभी गलती हो जाए तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास एक सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें बड़ा अटपटापन है। पहला सेंटेंस खोजने में बड़ी दिक्कत लगेगी। अब यहां पे दिया हुआ है एज आई रिकॉल दीज इंसिडेंट्स, तो वन थिंग इज देयर कि ये सारे इंसिडेंट्स को वो रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है। और यहां पे लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है कि मैं दसों बार दर्जन भर टाइम में डूबने से बचा हूं, जलते जलते, जिंदा जलने से बचा हूं, इत्यादि इत्यादि। यहां पे लिखा हुआ है मोर देन दिस, इसके अलावा मैं एकदम इलनेस के चलते एकदम कमजोर हो गया था। तो ये सब करके यहां का जो सेंटेंस आएगा वो जरा देखो क्या लिखा हुआ है। बट एज आई रिकॉल दिस इंसिडेंट्स, अब जब मैं इन इंसिडेंट्स को याद कर रहा हूं टू माई माइंड, आई फील कन्विंस्ड दैट, तो इसको तो हम पहले तो नहीं बोलेंगे ना, ये सारी घटनाओं के बाद ही बोलेंगे। तो उस हिसाब से डी तुम्हारा अंतिम सेंटेंस जाएगा, और बाकी का तुम जोड़ लेना, मोर देन दिस से जोड़ लेना, नाउ से जोड़ लेना। अगर गलती बनी होगी तो इसमें आप सेंटेंसेस के बीच में आपस में कनेक्शन देखो। देखो सेंटेंस अरेंजमेंट में होता क्या है कि ऐसे वर्ड से हमारे सेंटेंसेस बैठते हैं, ऐसे वर्ड से, और कभी भी आज तक हमने रीड, और ये सेंटेंस अरेंजमेंट के क्लू हैं, ठीक है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट के क्लू हैं। और आज तक कभी हमने रीडिंग में इनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि इनसे सेंटेंस का तो डिसीजन नहीं होता। लेकिन अगर अरेंज किया जा रहा है तो कोई ना कोई तो ऐसा लिंक है कि कोई सेंटेंस किसी के साथ बैठा हुआ है, उस लिंक को खोजा करो, और वो लिंक नॉर्मली ऐसे वर्ड्स होते हैं। खोजा करो, आदत डेवलप करो उसको, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट एक ऐसा सेक्शन है, क्लोजेस्ट सेकंड सेक्शन है, जहां पे असली लड़ाई 3 जगह पे होती है। आपने याद कितना अच्छे से आप कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज इत्यादि, पर्टिकुलरली 2 चीजों को, और सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोजेस कितने सुंदर से बना रहे हो। लड़ाई बस इंग्लिश में इतनी ही है। ग्रामर का क्वेश्चन ऐसा देता है ना कि वो नॉर्मली आपसे बन जाता है। इसीलिए याद करने वाली चीजों को टारगेट पे रखो, और
इन दोनों चीजों में अपनी एक्यूमेंट डेवलप करने की कोशिश करो। चलिए, द न्यूज, यहां पे दैट छुपा हुआ है, दैट आई हैव रिसीव्ड, वो न्यूज जो मुझे मिला था, इज नॉट गुड, ये छुपा हुआ है, लिखो तो भी सही है, ना लिखो तो भी सही है। डन। अगला क्वेश्चन, ऑन ट्यूजडे इट इज, मैं भी इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे को दिखाई पड़ा, इट इज द कार्निवल, ये एक उत्सव के बोलते हैं, तो वहां पे वेन भी सही है और वेयर भी सही है। वेन एवरीबडी गेट्स ड्रेस्ड अप, वो कार्निवल का टाइम, या फिर वो प्लेस वेयर एवरीबडी विल बी ड्रेस्ड अप। सो आपके फर्स्ट फिलर में वेन भी चलेगा और वेयर भी चलेगा। समय और जगह दोनों है, दोनों के तरीके से ले सकते हो, तो वेन और वेयर दोनों चलेगा। सेकंड में देखो, सो वी विल मीट एट जॉन्स हाउस, और उसके साथ सिर्फ विच इज लगेगा, द हाउस विच इज अबाउट अ कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे। सो ये बेसिकली बन रहा था क्वेश्चन सेकेंड फिलर से। नेक्स्ट, गिव समबडी अ पीस ऑफ माइंड, किसी को डांट लगाना, दैट इज रेप्रिमांड, किसी को डांटना, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन में एक कहानी दिया हुआ है, और यह कहानी तो बहुत आसान था, आप इधर ध्यान दीजिए, कहानी बहुत आसान है। A panther broke into a house yesterday, attracted by a smell of the cattle in the shed close by. उसके बाद तो यही आएगा ना, वो एक ऐसे घर में घुस गया, तो आर तुम्हारा पहला है। अब आर यहां पहला आ गया, तो ये दोनों क्यू और एस तो जाएगा, क्यू और पी तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां बोल रहा है कि जैसे ही वो कूदने वाला था उस पे, और क्यू बोल रहा है द नेबर्स हर्ड हिज क्राइज एंड ब्रोक ओपन द डोर। सो क्यू तो तुम्हारा अंतिम जाना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर ये ले लो आराम से। और ये आसान था, ये कहानी है ना, तो कहानी में सीक्वेंस बैठा लो, कौन से घटना के बाद क्या हुआ है। आर यू नॉट रिवाइजिंग और लेसन? अब लेसन्स लिखा हुआ है, आर योर लेसन्स नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय यू, वो तो सिर्फ यहीं पे है, और तो कोई जाएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल, जो गोली थी दीवार से टकरा गई, एंड डैश फ्रॉम इट्स कोर्स, यहां कोर्स का मतलब पाथ है, और अपने रास्ते से भटक गई। इसके लिए वर्ड होता है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब जो किसी कोर्स पे, रास्ते पे जा रहा हो, किसी से टकरा के मुड़ गया कहीं पे, उसका डायरेक्शन बदल गया, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसीलिए कभी कभी क्रिकेट कमेंट्री में बोलते हैं कोहली डिफ्लेक्टेड द बॉल टू थर्ड मैन, वो जिस डायरेक्शन में आ रहा था वो बैट से टकरा के उसको थर्ड मैन की तरफ भेज दिया उसने। डिफ्लेक्ट, टकरा के चेंज हो जाना उसका डे। एंड कम्यूट, डेस्टिट्यूट, डिसोल्यूट का स्पेलिंग DISSOLUTE। डिसोल्यूट का मतलब होता है इमोरल, अनैतिक आदमी। डेस्टिट्यूट पुअर, गरीब। कम्यूट एक ही जगह पर आना जाना, इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। कम्यूटर होते हैं जो किसी खास टाइम में किसी खास जगह पे अपने नौकरी आदि के सिलसिले के लिए जाते हैं, उनका दिन फिक्स है, टाइम फिक्स है, और उनको जिसको हम लोग डेली यात्री बोलते हैं, रोज के यात्री, ट्रेन में जाने वाले, बस में जाने वाले, दे आर कॉल्ड कम्यूटर्स। आई होप एक्सप्लेनेशन का आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को बताते रहिए अपने कमेंट्स में, मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। कीप इट अप। थैंक यू सो मच।